तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में देखिए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। तो जो वुल्फगांग पाउली ने थे, उन्होंने 1925 में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या से संबंधित करके एक नियम दिया, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। मतलब उन्होंने जो नियम दिया था वो क्वांटम संख्या से संबंधित नियम दिया था, और उन्होंने ये नियम दिया था कि किसी भी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो होता है वो समान नहीं होता है। कौन दिया था? पाउली ने ये दिया था, और ये नियम, और इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। फिर उन्होंने देखिए क्या कहा था। कहने का अर्थ उन्होंने ये बताया था कि यदि किसी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिगंशी तथा चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान समान है, तो चौथी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल एस से हम प्रेजेंट करते हैं, का मान अवश्य भिन्न होगा। अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि मतलब ये जो उन्होंने नियम दिया था कैसी मतलब ट्रूथ है, तो देखिए यदि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान क्या होता है +1/2, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान -1/2 होगा। और यह इनकी दिशा को निर्धारित करता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2He4 पे 1s2 ये होगा। और उसके बाद देखिए हीलियम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कोष के यह उपकोष में स्थित हैं, पहले कोष के यह उपकोष में स्थित हैं। तो यहाँ देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा। प्रथम इलेक्ट्रॉन मतलब 1s1 के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान तो एक ही होगा क्योंकि ये पहले उपकोष में है। l का मान 0 होगा क्योंकि यह उपकोष है। m का मान 0 इसलिए होगा क्योंकि l का मान 0, तो m का भी मान 0। और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 यस का मान, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सब सेम रहेगा, बस यस का मान जो रहेगा, ये तीर उल्टा लगा तो आपको पता चल रहा है कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन का मान कब होगा, वो पहले से डिफरेंट होगा, यहाँ पे -1/2 होगा। तो इस प्रकार से पाउली का जो अपवर्जन नियम था, उन्होंने यही बताया था, किसी भी एक परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो होता है वो समान नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। अब यहाँ देखिए हीलियम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉनों के n या m के मान समान है। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान है, किंतु स्मॉल एस का मान जो है भिन्न है, +1/2 है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 है। अतः इससे पाउली के अपवर्जन नियम की पुष्टि होती है। मतलब पाउली ने जो नियम दिया था वो सही है। अब यहाँ हम देखते हैं पाउली के अपवर्जन नियम के निष्कर्ष क्या है, मतलब उनकी जो नियम उसके द्वारा क्या मतलब अर्थ निकलता है। तो देखिए पाउली के अपवर्जन नियम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला इसमें क्या है, देखिए इस नियम द्वारा किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² की जानकारी होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि किसी कोष में, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और उन्होंने दूसरा क्या निष्कर्ष निकाला, इस नियम के द्वारा किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञान हो जाता है। मतलब किसी भी कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये उपकोष और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यह उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और पी कोष में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई भी कक्षक है, मान लीजिए आप यहाँ रफली करिए, जैसे मान लीजिए एस ऑर्बिटल के लिए एक ही कक्षक होता है, इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होती है। यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ हम अबाउ का नियम देखते हैं, अबाउ प्रिंसिपल्स। तो अबाउ देखिए शब्द एक जर्मन शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, रचना करना या निर्माण करना होता है। और अबाउ वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने ये बताया कि परमाणुओं के कोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कोष में बढ़ते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, मतलब लो से हायर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये उन्होंने ये बताया, और उन्होंने ये बताया कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में बढ़ता है जिस उपकोष की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, तभी तो लोअर हायर होगा। और उसके बाद ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं हमें। और उन्होंने ये भी बताया कि उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्न 2 विधियों के आधार पर ज्ञात करते हैं। उन्होंने ये भी बताया, पहला उन्होंने ये बताया n+l नियम के द्वारा। ये जो नियम है ये क्वांटम संख्या के आधार पर है। इसके 2 नियम हैं। पहले इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस नए उपकोष से भरता है जिसके लिए n+l का मान कम होता है, अर्थात जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए देखिए 4s
तथा 3D के लिए 4s के लिए n का मान क्या होगा 4 होगा, क्योंकि आपको यहाँ पता है कोस 4 है, और l का मान 0 इसलिए होगा क्योंकि यस कोस है, तो n प्लस l का मान क्या हो जाएगा 4। और 3D के लिए यहाँ पे n का मान क्या है 3 है, और l का मान 2 होगा क्योंकि ड्यूब कोस है, तो n प्लस l का मान 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए 4s के लिए n प्लस l का मान कम है और 3D में यह 5। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा 4s के लिए n प्लस n का मान 3D के n प्लस l का मान क्या है कम है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन 3D की अपेक्षा 4s में पहले जाएगा। तो इस प्रकार से 3D में ना जाता कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, 4s में जाने के बाद तब 3D में जाएगा ये चीज़ का। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में 3D और 4p में, तो 3D के लिए Pn का मान 3 होगा क्योंकि यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या 3 है जो कोस जिसे कहते हैं, और l का मान 2 है ड्यूब कोस के लिए, तो इसके यहाँ 5 हो जाएगा। और 4p के लिए भी n का मान 4 होगा, l का मान 1 होगा, p कोस है तो यहाँ पे 5 दोनों इक्वल है। तो 3D तथा 4p दोनों के लिए n का मान समान है, किंतु स्मॉल n का मान, जब दोनों का मान समान हो देखिए यहाँ डिफरेंस सब कैसे करते हैं, किंतु n का मान जो है 3D के लिए 4p से कम है। मतलब जब ये दोनों का मान समान होगा n प्लस l की वैल्यू, तो हम n का मान देखेंगे। तो यहाँ n का मान इसमें देखिए 3 है और इसमें 4 है, तो इस मतलब इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है 4p से पहले 3D में भरेगा। मतलब जिसके लिए n का मान कम होगा, जब l का मान समान होगा तो हम n की वैल्यू देखेंगे, तो n की वैल्यू जिसमें कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और उसके बाद में अधिक वाले में जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 4p से पहले 3D में भरेगा। इस प्रकार से हम ऊर्जा स्तर क्रम को निर्धारित करते हैं। तो इस नियम के द्वारा कोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ज्ञात कर लिया जाता है। कोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्न है। तो यहाँ देखिए हमने ऊर्जा कोषों का बढ़ता हुआ क्रम दिखाया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। मतलब इस प्रकार से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। तो ये किसके आधार पे है n प्लस l नियम के आधार पर है। अब यहाँ हम सेकंड नियम देखते हैं जो आरेख द्वारा है। तो निम्न आरेख द्वारा कोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमने आरेख द्वारा रिप्रेजेंट किया इसको। तो इसको पहले आप बनाने के लिए तो पहले इसको आप ऐसे मतलब लिख लीजिए कुछ डिफरेंस करके, जैसे कि एक लाइन छोड़ के आप ऐसे लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर हम यहाँ यस में एक कोष होता है जिसको यहाँ यस रिप्रेजेंट करिए, फिर इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 7। तो हमने केवल 7s तक दिखाया है, और अगर आपको आवश्यकता पड़ती तो आप 8s तक भी बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने एरो जो लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। तो 1s से फिर आया है 2s में, 2s से फिर 2p में, फिर 3s और 3s से फिर 3p में। यहाँ हमने बीच की लाइन डैश दिखाई है इसलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 3p से 4s, 4s से फिर 3d, 3d से 4p, 4p से फिर 5s, 5s से 4d, 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से 4f, 4f से 5d, 5d से 6p, 6d से 7s। और इसके आगे भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 7s यहाँ पे है, इसके आगे आप 5f में जाएंगे, फिर 6d, फिर 7p, फिर 8s। इस प्रकार से आप ऊर्जा स्तर क्रम में दिखा सकते हैं। ये है n प्लस l नियम द्वारा, और ये है सेकंड आरेख नियम द्वारा। तो देखिए हमने जो आरेख द्वारा दिखाया था उसका ऊर्जा स्तर क्रम हमने यहाँ लिख दिया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। इस प्रकार से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ देखते हैं परमाणुओं के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है। जो परमाणु में कोष रखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या, देखिए परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है अभाव नियम के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं? अभाव नियम के अनुसार। यहाँ देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है कुछ तत्वों का, इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए 1s 1 होगा। फ्लोरीन का 9 होता है तो 1s2 2s2 2p पे 5 9 हो गया, काउंट कर लीजिएगा। सोडियम का 11 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s1। फास्फोरस का 15 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आर्गन का 18 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आयरन का 26 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6।
अब यहाँ इसको हमने व्यवस्थित क्रम में लिखा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको व्यवस्थित क्रम में हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पढ़ाया गया कि इसकी वैल्यू n का मान ज़्यादा इसमें कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इस ये यहाँ पे n प्लस एल की जो वैल्यू होगी इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, इसमें बाद भरेगा। लेकिन ये जो 3s2 3p6 है, ठीक, इसको हमें एक साथ करने के लिए इसको हमने व्यवस्थित क्रम में यहाँ लिखा है। तो जब नीचे ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा 4s के बजाय, तो इसको हम तब व्यवस्थित क्रम में यहाँ दिखाएंगे, तो इसलिए हमने इसको व्यवस्थित क्रम में दिखाया है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, इस तरह से व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, इस समय में नहीं गया, तो इसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, जबकि खुद ही ऑलरेडी व्यवस्थित क्रम में है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए। और देखिए हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर नहीं कुछ आ रहा तो आप कमेंट में बाद में मैसेज करिएगा। नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और बोरान का हमने नहीं किया, इसका आप स्वयं करिएगा। और यहाँ देखिए हमने जिंक का किया है, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है या 30 होता है, इसको हम स्ट्रेस करेंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इसको भी हमने व्यवस्थित क्रम में किया है। पहले उपकोष, दूसरा उपकोष, तीसरा उपकोष, चौथा उपकोष। फिर इस प्रकार से आर्सेनिक का देखिए हमने किया, जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। आप स्ट्रेस करके इसको व्यवस्थित क्रम में आप लिख दीजिएगा। हमने व्यवस्थित क्रम में लिखा। यहाँ एंटीमनी देखिए 51, जिसका परमाणु क्रमांक होता है, हमने किया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3, इसको हमने व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा, आप इसको लिख दीजिएगा। मतलब पहला उपकोष, दूसरा उपकोष, तीसरा उपकोष, चौथा उपकोष, पांचवा उपकोष, सभी को एक साथ साथ लिख दीजिएगा, तो व्यवस्थित क्रम में जाएगा। फिर यहाँ देखिए बिस्मिथ का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक 83 होता है, इसको भी आप लोग व्यवस्थित क्रम में लिखिएगा। हमने यहाँ जिनान का देखिए नहीं किया है, जिनान का परमाणु क्रमांक 54 होता है, इसको आप लोग कर डालिएगा, इसको हमने किया नहीं है। देखिए हम लोग कल कुछ क्वेश्चन देखे थे और ये कुछ क्वेश्चन हमने फिर पुनः नोट डाउन किया। तो देखिए सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन या अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाले मतलब सबसे लास्ट वाले उपकोष से। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 तीसरे कोष के उपकोष में स्थित है। यहाँ पे हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ देखिए n का मान 3 होगी, तीसरा कोष है, l का मान 0 होगी, यस उपकोष है, और l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। तो यहाँ देखिए दिखाया गया यस उपकोष के लिए एक ऑर्बिटल होता है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस माइनस 1/2 दोनों दिखाया गया। मतलब दोनों में से एक वैल्यू कोई भी ले सकते हैं आप, दो विकल्प में जो दिया रहेगा उसको आप ट्रिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसको आप लोग हल करिएगा। इसमें भी कहा गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए कहा गया है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये देखिए पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, चौथा। देखिए यहाँ गलत हम बोल रहे हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। तो पाँचवा इलेक्ट्रॉन बीच में है। ये चीज़ इस तरह से आप इसको हल करिएगा यहाँ पे। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है जो कि मतलब इंट्रेंस एग्जाम में सर पूछते हैं, बड़ी परीक्षाओं में पूछते हैं। देखिए 1p 2d 3pf संभव है, संभव नहीं है क्यों? मतलब 1p संभव क्यों नहीं है, ऑफकोर्स 2d ऑफकोर्स संभव क्यों नहीं है, 3f ऑफकोर्स क्यों नहीं संभव। तो 1p के लिए देखिए n का मान पहले निकालते हैं। n का मान 1 होगा क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या तो 1 है, और n का मान 1 है तो p ऑफकोर्स है, तो l का मान क्या हो जाएगा, l का मान यहाँ क्या होगा बताइए। यस ऑफकोर्स के लिए 0 होता है, तो p ऑफकोर्स के लिए 1 होगा। तो n के लिए l का जो मान होता है पीछे आपने पढ़ा है, ये 0 से लेके n-1 तक होता है। तो n बराबर 1 है तो l का मान 0 से लेके मान, तो l का मान भी 0 हो जाएगा। ये आप सबको पता है। अगर इसके आधार पे हम ना देखें p ऑफकोर्स के आधार पे, तब n का मान 1 होने पर l का मान केवल 0 होगा। ठीक, तो l बराबर 0 तो ये यस ऑफकोर्स से माना जाएगा। इस कारण से पहले कोष के में p ऑफकोर्स संभव नहीं है, अतः 1p संभव नहीं है। मतलब ये कोष नहीं हो सकता 1p कोष, ये होना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि n की जो वैल्यू होती है उस l की वैल्यू के आधार पर होती है। n का मान अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 से 1 n-1 तक होती है, तो इसलिए जब l का मान 0 होगा तो यहाँ p कोष है, p कोष के लिए l का मान 1 होता है, आप सभी को पता है, इसलिए 1p कोष संभव नहीं है। अब यहाँ हम 2d के लिए देखते हैं कि 2d के लिए देखिए क्या होगा। तो n का मान यहाँ 2 है तो l का मान 0 और 1 होगा, जबकि d के लिए क्या होता है 2 होता है। n का मान 2 होने पर l का मान 0 और 1 होता है,
L बराबर 0 होने पर P कोस होता है। इस कारण से दूसरे कोस में D कोस नहीं होगा, तो 2D संभव नहीं है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 3F के लिए देखते हैं। 3F के लिए n का मान 3 होगा, तो L की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, जो D कोस होगा, इसीलिए 3F संभव भी नहीं है। इसी प्रकार से 3D3 निकाय के लिए तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम, मतलब इसमें जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसमें चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करिए। तो 3D कोस 5 ऑर्बिटल होता है, सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन में बढ़े। इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्वांटम संख्या का मान ज्ञात, n का मान 3 होगा, L का मान 2, D कोस है, m का मान इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ m का मान 0 लेंगे क्योंकि तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, और s का मान +1/2 होगा क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। यहाँ सिंगल है इसलिए यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आप +1/2, और मान लीजिए बहुविकल्प में माइनस भी 1/2 दिखा दिया तो वो गलत नहीं है, वो सही। आप यहाँ पे -1/2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी आप क्वांटम संख्या से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता तो आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।